Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you may get notified about new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about bailment. Section 148 to Section 171 of Contract Act 1872 of Pakistan deals with the bailment. First of all, we will study the objective of the lecture to know about bailment, duties of bailee and bailer, return of goods and termination of bailment. आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बेलमेंट क्या होती है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन शामिल होता है, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है, रिटर्न ऑफ गुड्स क्या होता है एंड टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इंट्रोडक्शन टू बेलमेंट. सेक्शन 148 और सेक्शन 149 इसे डील करता है. फर्स्ट सेक्शन इज़ सेक्शन नंबर 148. इसमें बताया गया है बेलमेंट के बारे में कि बेलमेंट क्या होता है, बेलर क्या होता है और बेली क्या होता है. अ बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग to the directions of the person delivering them. अब बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट ये होता है कि जब एक पर्सन अपनी चीज़ किसी दूसरे पर्सन को देता है, ख्वाह वो किसी मकसद के लिए हो, कोई सर्विसेज लेनी हो, मतलब किसी भी स्पेशल कोई भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी कोई चीज़ देता है तो उसको कहते हैं बेलमेंट. किसी भी मकसद के लिए हो सकती है वो. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम अपनी कार वॉश करवाने के लिए सर्विस स्टेशन जाते हैं, हम अपनी कार उनको देते हैं किस पर्पस के लिए, ताकि उनसे सर्विसेज ले सकें, तो ये बेलमेंट हो गया. जैसे ही ये टास्क अकम्प्लिश हो जाएगा या ये टास्क पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, वो चीज़ मेरे पास वापस आ जाएगी. ये जो भी चीज़ की जिस चीज़ की भी बेलमेंट हुई थी, जो चीज़ बेल हुई थी, वो चीज़ उसके असल ओनर के पास वापस आ जाएगी. इसको कहते हैं बेलमेंट. द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज़ कॉल्ड द बेलर. जो पर्सन अपनी गुड्स को डिलीवर कर रहा होता है वो बेलर होता है, और जिसके पास डिलीवर कर रहा होता है उसको बेली कहते हैं. मतलब जिसके हैंड ओवर कर रहा होता है चीज़ें उसको बेली कहते हैं. द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज़ कॉल्ड बेलर. द पर्सन टू होम दे आर डिलीवर्ड इज़ कॉल्ड बेली. कि जिसके पास चीज़ जा रही होती है उसको कहते हैं बेली, और जो चीज़ दे रहा होता है उसको कहते हैं बेलर. डिलीवरी टू बेली. सेक्शन 149 इसको डील करता है. द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इनटू द पोजेशन ऑफ द इंटेंडेड बेली और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ. अब इसका क्या मतलब है डिलीवरी टू बेली? इसमें इस सेक्शन में ये बात बताई गई है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन जो होती है किसी चीज़ की, वो पोजेशन आप किसी दूसरे बंदे को मतलब बेली को ट्रांसफ़र कर रहे हो. तो डिलीवरी ऑफ जो डिलीवरी टू बेली है, मतलब चीज़ की जो डिलीवरी होगी बेली को, उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ज़रूरी है. मतलब चीज़ की पोजेशन जो है वो आप बेली के सपुर्द कर रहे हो, मतलब उसको चीज़ दे रहे हो. तो ये एक इसका एक एसेंशियल भी बन जाता है कि पोजेशन मस्ट बी कंप्लीट, कि पोजेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और वो चीज़ जो है वो डिलीवर होनी चाहिए बेली तक. अब हम लोग सेक्शन 148 और सेक्शन 149 हम लोगों ने पढ़ लिया है. यहाँ पर सेक्शन 148 से 171 तक हम सारे सेक्शंस इस टॉपिक में रीड करेंगे, लेकिन हम थोड़ा इनकी अरेंजमेंट में थोड़ा फ़र्क आएगा. वो इसलिए क्योंकि हम इन सेक्शंस को डिवाइड करेंगे. किसमें? पहले हम लोगों ने दो सेक्शंस 148 और 149 को डिवाइड कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ बेलमेंट में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि बेलमेंट क्या होता है, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है. उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स हम लोगों ने पढ़ लिया. नेक्स्ट जो सेक्शंस है उनकी अरेंजमेंट जो है, उनकी नंबरिंग में थोड़ा सा फ़र्क आएगा. वो इसलिए क्योंकि ड्यूटीज़ ऑफ बेली क्या होते हैं उनके सेक्शंस को अलग कर लेंगे हम, और ड्यूटीज़ ऑफ बेलर क्या होता है उनके सेक्शंस को अलग कर लेंगे हम, और डिलीवरी ऑफ जो गुड्स है या फिर उसकी टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट है उन चीज़ों को, या रिटर्न ऑफ गुड्स, उन सेक्शंस को अलग कर लेंगे. सेक्शन सारे ही इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, बट उनकी अरेंजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा.
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बेली। इसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं? सेक्शन 151, सेक्शन 154, 155, 160, 161, 163 एंड 166। ये सेक्शंस जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि बेली की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। जब बेली को एक चीज़ उसके सुपुर्द कर दी जाती है तो उसके बाद उस चीज़ के रिगार्डिंग उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये हम इन सेक्शंस में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ सेक्शन नंबर 151, केयर टू बी टेकन बाय बेली। इसका हम लोगों को पता चल रहा है नेम से ही कि बेली का सबसे पहला फ़र्ज़ ये होता है कि वो उस चीज़ की जो उसके सुपुर्द की गई है उस चीज़ की हिफाजत करे, उसकी केयर करे कि जिस तरह वो चीज़ ली है उसने, उसी हालत में वो चीज़ उसके असल ओनर तक उसे रिटर्न करेगा। In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would। मतलब ऐसी ही उस चीज़ की हिफाजत वो ऐसे ही करेगा जैसे कि वो उसकी अपनी चीज़ होगी। Under similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quality and value as the good bailed। कि जो चीज़ जैसे दी गई थी उसे वैसे ही वो रिटर्न करेगा, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए किसी चीज़ में। जिस पर्पज़ के लिए उसको चीज़ दी गई है वो उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करेगा। उसके वेट में, चीज़ के वज़न में, क्वालिटी में या किसी किस्म की कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जिस हालत में चीज़ उसने ली थी उसी हालत में वो उसको रिटर्न करेगा उसके मालिक को। Next section is section number 154, liability of bailey making unauthorized use of good bailed। कि बेली अगर जो चीज़ उसके पास रखवाई गई है उसको अनऑथराइजली मतलब यूज़ करता है कि उसको उस पर्पज़ के लिए दी गई है जिस पर्पज़ के लिए वो उस पर्पज़ के अलावा भी उसको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो फिर यहाँ पर बेली जो है वो लाइबल होगा। यहाँ पर उसने फिर ईमानदारी से काम नहीं लिया, ये जो भी उसने किया यहाँ पर वो लाइबल होगा, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए चीज़ दी जाती है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करनी होती है। उसके अलावा बेली किसी पर्पज़ के लिए उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। If the bailee makes any use of the good bailed which is not according to the conditions of the bailment, के bailment के कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस के हिसाब से जो उसने गुड्स बेल उसके पास करवाए गए थे उसने उसके अलावा उसको यूज़ किया है किसी और काम में, उसकी कंडीशंस में वो चीज़ शामिल नहीं थी। He is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them। कि अगर उसके बाद यूज़ करने के बाद उस चीज़ को कोई नुकसान होता है तो फिर बेली यहाँ पर लाइबल है कि वो कंपनसेशन पे करेगा। किसको? उसके असल मालिक को, मतलब उसको मतलब उस चीज़ का कंपनसेशन पे करेगा या सज़ा के तौर पे जो उसको पे करना होता है वो पे करेगा। नेक्स्ट इसकी हम एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए लैंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग, कि ए ने बी को हॉर्स दिया, घोड़ा दिया ताकि वो राइड कर सके। बी अलाउ सी अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का किसके दरमियान था? ए और बी के दरमियान। बी को दिया था घोड़ा राइड करने के लिए, बी ने आगे अपने एक फैमिली मेम्बर सी को दे दिया विदाउट द परमिशन ऑफ ए की परमिशन नहीं थी लेकिन उसने दे दिया। मतलब जो उनकी कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्ट की उसको तोड़कर उसने सी को दे दिया। सी राइड्स विद केयर, सी ने अपनी मतलब पूरी केयर की उसकी और राइड किया घोड़े पर। बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इंजर्ड, लेकिन घोड़ा जो है वो एक्सीडेंटली तौर पे वो जो है वो गिर जाता है और उसे वो इंजर हो जाता है। बी इज़ लाइबल टू मेक कंपनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स। अब यहाँ पर लाइबिलिटी किसके ऊपर आती है? यहाँ पर लाइबिलिटी है बी की कि वो कंपनसेशन पे करेगा ए को, किसके लिए? जो इंजरी हुई है हॉर्स को। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 155, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट, कि अगर बेलर मतलब बेली जो है वो बेलर की मर्ज़ी के साथ मिक्सचर करता है किसी चीज़ का, अपनी चीज़ों के साथ उसकी चीज़ को मिला लेता है, तो उसके बाद क्या होगा? इसमें ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 155 में कि बेली अगर बेलर की मर्ज़ी के साथ अपनी और उसकी चीज़ को मिला लेता है तो फिर उसके नतीजे में जो नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या होंगे। If the bailee with the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own good, अपनी चीज़ों के साथ उसकी चीज़ों को मिलाता है, the bailor and the bailee shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced। तो जब वो
बेलर की कंसेंट, उसके मालिक की कंसेंट के साथ अपनी चीज़ के साथ उसे मिला रहा है, तो फिर अगर कोई लॉस होता है तो फिर यहाँ पे बेली को कंपनसेशन नहीं पे करनी पड़ेगी। और अगर किसी किस्म का प्रॉफिट होता है तो वो दोनों में शेयर होगा, बेलर और बेली दोनों में शेयर होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 160, रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब ये है कि जब बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो जिस पर्पज़ के लिए हुआ है, वो पर्पज़ और वो काम अगर ख़त्म हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर बेली बेलर को, मतलब असल मालिक को, उसकी चीज़ वापस कर देगा। It is the duty of the bailee to return or deliver according to the bailor's direction the goods bailed without demand as soon as the time for which they were bailed has expired or the purpose for which they were bailed has accomplished। या तो उसका जो पर्पस था वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का वो पर्पस पूरा हो जाए या फिर टाइम एक्सपायर हो जाए, मतलब इस टाइम तक। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्पज़ के लिए, हो सकता है कोई बंदा अपनी चीज़ किसी दूसरे के पास अमानतन रखवाता है कि इस टाइम के बाद ये चीज़ तुमसे वापस ले लूँगा, और अगर वो टाइम भी पूरा हो जाता है तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और वो बेली को वो चीज़ रिटर्न करनी पड़ेगी बेलर को। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 161, बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द गुड्स आर नॉट रिटर्न। कि अगर बेली अपनी चीज़, जो बेलर की कोई चीज़ है वो वापस नहीं करता, टाइम पे वापस नहीं करता या फिर उसको वापस करता ही नहीं है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 161 में। If by the default of the bailee the goods are not returned, delivered or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss, destruction or डिटीरियरेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द टाइम। कि यहाँ पर अगर बेली की गलती है, डिफ़ॉल्ट ऑफ बेली, उसकी वजह से वो गुड्स जो हैं वो रिटर्न नहीं करता या डिलीवरी उसकी नहीं करता वापस उसके असल मालिक को, या प्रॉपर टाइम पर नहीं करता, तो इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बेली रिस्पॉन्सिबल होगा। Next section is section number 163, bailers entitled to increase or profit from goods bailed। अगर बेलर, इसका क्या मतलब है कि बेलर ने अगर कोई चीज़ बेली को दी है अपनी और उस चीज़ में बाद में, मतलब बेली के सुपुर्द करने के बाद उस चीज़ में कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर किसका हक होता है? बेलर का हक होता है। बेली को चाहिए कि उस प्रॉफिट समेत उसकी चीज़ उसको वापस करेगा। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 163 में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रेरी द बेली इज़ बाउंड टू डिलीवर टू बेलर और according to his directions any increase or profit which may have occurred from the good bailed। कि जो चीज़ जो है वो उसने बेली के सपुर्द की थी और सपुर्द करने के बाद उस चीज़ में कोई प्रॉफिट हुआ है तो बेली का यहाँ पर फ़र्ज़ ये बनता है कि वो उस प्रॉफिट समेत वो चीज़ उसको वापस करेगा। यहाँ पर इसकी हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। एज एग्जाम्पल, ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर ऑफ। ए ने अपनी काउ जो है, अपनी गाय, वो उसने सपुर्द की है बी के ताकि वो उसकी हिफाजत करे, टेक केयर करे उसकी। द काउ हैज़ अ काफ, उस काउ ने, उस गाय ने एक बच्चा दिया है। बी इज़ बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज द काउ टू ए। अब यहाँ पर बी की ये ड्यूटी है कि वो उस बच्चे समेत उस काउ को उसके असल मालिक मतलब ए के सपुर्द करेगा। Bailee not responsible on redelivering to bailor without title, सेक्शन 166 इसको डील करता है। इसमें क्या बात बताई गई है कि बेली ने अगर बेलर को एक दफ़ा चीज़ उसकी वापस दे दी है, डिलीवरी कर दी है उसकी चीज़ की, तो फिर उसके बाद जो है वो दोबारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ को दोबारा उसकी रीडिलीवरी करने पे। हो सकता है बाद में कोई और बेलर आ जाए कि ये चीज़ तो मेरी थी, तुमने किसी और को क्यों दी है, तो बेली जो था उसने जिससे चीज़ ली थी उसने उसको वापस कर दी है, तो दोबारा रीडिलीवरी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाद में बेशक कोई और बेलर बन के आ जाए या कोई असल बेलर उसका कोई और हो, उसके ऊपर, बेली के ऊपर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बेली ने उसी को चीज़ वापस करनी है जिससे उसने ली थी, उसके लिए बेलर वही होगा। इफ़ द बेलर हैज़ नो टाइटल टू द गुड and the bailee in good faith delivers them back to or according to the directions of the bailee is not responsible to the owner in respect of such delivery। मतलब कि जिससे भी उसने चीज़ ली थी वो उसको रिटर्न कर दी है उसने, तो फिर बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर बाद में ये ज़ाहिर हो जाए कि बेलर के पास उसकी ओनरशिप है या नहीं है। मतलब बाद में अगर ये साबित हो भी जाए कि वो चीज़ जो है वो उस बेलर की थी भी या नहीं थी, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बेली।
नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे, पहले हम लोगों ने पढ़ा ड्यूटीज़ ऑफ बेली, उसमें जितने सेक्शंस थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। रिमेनिंग सेक्शंस जो हैं वो हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। अब बेलर जिसने चीज़ अपनी देनी है, चीज़ देने वाला जो असल मालिक होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, चीज़ देने से पहले उसको किस किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, ये हम इन सेक्शंस में पढ़ेंगे। सेक्शन 150, 164, 158 एंड 170 इसे डील करते हैं। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड, सेक्शन 150 से डील करता है। इसमें क्या बात बताई गई है कि बेलर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब अपनी चीज़ हैंड ओवर करता है बेली को, तो हैंड ओवर करने से पहले वो चीज़ के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज़ करेगा बेली को। मतलब उस चीज़ के बारे में तमाम हक़ाइक़ बताएगा कि अगर उस चीज़ में किसी किस्म का पहले से फ़ॉल्ट है वो भी बताएगा कि इसमें ये फ़ॉल्ट है, उस चीज़ का पूरा स्टेटस जो है उससे आगाह करेगा वो बेली को। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेलर की। द बेलर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, कि जो गुड बेल्ड करवाएगा वो उसके बारे में तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेगा बेली को। of which the baler is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk, and if he does not make such disclosure he is responsible for damage arising to the bailee directly from such faults। और अगर वो इन फैक्ट्स को बेली को डिस्क्लोज़ नहीं करता, हक़ाइक़ के बारे में नहीं बताता, तो उसके बाद अगर कोई लॉस होता है या चीज़ में कोई नुकसान होता है तो उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इफ़ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर द बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज, कि बेलर ही उस चीज़ के लिए फिर डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बेली के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। वेदर ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट्स इन द गुड बेल्ड। इसके हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए लेंड्स आ हॉर्स विच ही नोन टू बी विशियस, कि ए जो है हॉर्स अपना देता है किसको, बी को, और उसको ये बात पता होती है कि वो जो घोड़ा है वो वहशी है, विशियस है। ही डज़ नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट डैट द हॉर्स इज़ विशियस। अब ए बी को ये बात नहीं बताता कि ये जो घोड़ा है ये वहशी घोड़ा है। द हॉर्स रन्स अवे, अब घोड़ा भाग जाता है बी के पास से। बी इज़ थ्रोन एंड इंजर्ड, अब बी जो है यहाँ पे उसे इंजरी हुई है, उसके भागने की वजह से ये वो उसे मारता है, तो यहाँ पर बी को इंजरी हुई है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ए होगा जिसका घोड़ा है, क्योंकि उसने उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। नेक्स्ट सेक्शन इज़ सेक्शन 164, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, के अब यहाँ पे बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेली की तरफ, ये सेक्शन 164 में हम पढ़ेंगे। द बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली मे सस्टेन बाय रीज़न दैट द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शंस रिस्पेक्टिंग दैम। इसका मतलब ये है कि अगर बेलर जो है उसकी वजह से, उसकी चीज़ की वजह से बेली को कोई लॉस क्रिएट होता है, या फिर उसको कोई लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, या उसके एक्सपेंसेस लगते हैं, पैसे लगते हैं बेलर की चीज़ के ऊपर, तो फिर बाद में बेलर वो डैमेजेस पे करेगा, उसको उस चीज़ को के पैसे देने पड़ेंगे बेली को, जितने पैसे उसने उसकी चीज़ पे लगाए हैं। मतलब कि अगर बेलर जो है बेली के पास अपनी कोई ऐसी चीज़ रखता है जो जिसके फैक्ट से उसने आगाह ना किया हो, और बाद में अगर उस चीज़ के ऊपर बेली को ख़ुद से अपने तरफ से कोई पैसे लगाने पड़े, तो बाद में बेलर बेली को वो पैसे रिटर्न करेगा, वापस करेगा। मतलब कि अगर गुड्स जो हैं, हो सकता है उसने जो गुड्स उसके पास रखवाए हों वो गैर कानूनी हों, ठीक है, और उससे नुकसान जो है वो बेली को हो, उसके पास गैर कानूनी चीज़ रखवा दी है, पुलिस ने आके उसे पकड़ा है या उसे उसके लिए फ़ाइन किया है और बेली को वो फ़ाइन देना पड़ा है, तो फिर कल को वो फ़ाइन रिटर्न करेगा बेलर बेली को, क्योंकि चीज़ जो थी वो बेलर की थी। नेक्स्ट सेक्शन इज़ सेक्शन 158, रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, कि बेलर जो है जो एक्सपेंसेस अगर बेली ने बर्दाश्त किए हैं बेलर की चीज़ की वजह से, तो वो रीपेमेंट करेगा बेलर उसको। वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर, एंड द बेली इज़ टू रिसीव नो रिम्यूनरेशन
The bailier shall repay to the bailey the necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment. अब इसमें क्या बात है बताई गई है, इसमें ये बात बताई गई कि अगर यहाँ पर ये तय पाया गया था कि अखराजात पे करेगा बेलर, जैसे अगर कोई किसी को हायर करता है कोई सर्विसेज लेने के लिए तो फिर उसको उसके लिए मुआवजा भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ये बात बताई गई है कि बेली के पास कोई चीज़ रखवाई गई थी या बेलर ने बेली से कोई सर्विसेज ली हैं और उसके लिए उसको रिम्यूनरेशन पे नहीं की, उसका मुआवजा नहीं दिया, तो यहाँ पर बेली का ये फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी है बेलर की कि वो बेली के लिए उस चीज़ के लिए उसे पे करेगा, उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 170, बेलीज पर्टिकुलर लियन। अब बेलीज पर्टिकुलर लियन क्या होता है ये हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। वेयर द बेली हैज़ इन अकॉर्डेंस विद द पर्पज ऑफ द बेलमेंट रेंडर्ड एनी सर्विसेज इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड, ही हैज़ इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रेरी अ राइट टू रिटेन सच गुड्स until he received due remuneration for the services he has rendered in respect of them. अब जो बेलीज पर्टिकुलर लियन क्या होता है, पर्टिकुलर लियन का जो एक मीनिंग है वो ये है कि राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी टिल द टास्क इज़ अकम्प्लिश, कि जब तक टास्क पूरा नहीं होता तब तक आप किसी की चीज़ को अपने पास रिटेन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से कोई सर्विसेज लेते हो और अपनी चीज़ जो है कोई एज अ सिक्योरिटी उनके पास रखवा देते हो, उनसे आपने सर्विसेज ली हैं लेकिन उसके बदले में आपने उनको पे नहीं किया, तो अगर आप लोग जब तक उनको पे नहीं करोगे उनका ये राइट है कि वो आपकी चीज़ को रिटेन कर सकें, अपने पास रख सकें। तो ये होता है बेलीज पर्टिकुलर लियन कि अगर बेलर की कोई चीज़ जो है वो बेली के पास है, मतलब बेलमेंट का प्रोसेस यहाँ पर अगर चल रहा है, बेलर की चीज़ बेली के पास है और बेली ने उसकी चीज़ को मतलब जो सर्विसेज लेनी थी, फॉर एग्जांपल बेलर की गाड़ी है बेली के पास, उसने वॉश कराने के लिए कार दी थी, तो यहाँ पर अगर बेलर कार वॉश करने के पैसे नहीं देता बेली को, तो यहाँ पर बेली का ये राइट है पर्टिकुलर लियन का कि वो उस चीज़ को अपने पास रिटेन तब तक कर सकता है, मतलब उसकी गाड़ी को वो तब तक अपने पास रख सकता है तब जब तक उसको उसकी रिम्यूनरेशन नहीं मिलती या पैसे नहीं मिलते उस सर्विसेज के। पर्टिकुलर लियन में जो है वो सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं कि अगर बेलर ने सर्विसेज ली हैं बेली से तो और उसके पैसे नहीं दिए, रिम्यूनरेशन नहीं दी, उस चीज़ का मुआवजा नहीं दिया, तो बेली उसकी चीज़ को अपने पास रिटेन कर सकता है। इसमें एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए डिलीवर्स अ रफ डायमंड टू बी, कि ए ने अपना डायमंड जो है वो बी को दिया, किस लिए? बी एक ज्वेलर है, टू बी कट एंड पॉलिश्ड, कि वो उसको पॉलिश वगैरह कर दे, विच इज़ अकॉर्डिंगली डन, और जो काम उसने कर भी दिया, मतलब ज्वेलर ने उसको कर भी दिया है उसका काम। बी इज़ एंटाइटल टू रिटेन द स्टोन टिल ही इज़ पेड फॉर द सर्विसेज ही हैज़ रेंडर्ड। अब यहाँ पर बी तब तक उस डायमंड को अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक उसके सर्विसेज के लिए उसको मुआवजा नहीं मिलता। हम किसी ज्वेलर के पास जाते हैं अपनी ज्वेलरी को पॉलिश करवाने के लिए, तो जब तक हम उस ज्वेलरी के पॉलिश होने के पैसे उनको नहीं देंगे, उनका ये राइट होगा कि वो हमारी ज्वेलरी को अपने पास रख सकते हैं। हम जैसे ही उनको पैसे देंगे वो हमारी ज्वेलरी हमें रिटर्न कर देंगे। ये होता है बेलीज पर्टिकुलर लियन। यहाँ पर बेली जो है वो कौन होता है? जो ज्वेलर होता है, जिनके पास हमने अपनी चीज़ रखवाई होती है। नेक्स्ट इज़ हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ गुड्स के बारे में। सेक्शन 165 और सेक्शन 171 इसे डील करता है, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स, सेक्शन 165, इसमें क्या बात है ये हम पढ़ेंगे अब। If the several joint owners of the good bail them, the bailee may deliver them back to or according to the directions of one joint owner without the consent of all in the absence of any agreement to the contrary. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर बेलर एक से ज़्यादा हों, ये जाहिर हो जाए कि बेलर जो हैं चीज़ के वो एक से ज़्यादा हैं, तो फिर किसी एक को भी वो चीज़ वापस कर सकता है। बेली जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी एक को भी चीज़ वापस कर सकता है, या फिर वो सबको बुलाकर सबकी रज़ामंदी से भी किसी को वो चीज़ वापस कर सकता है, अगर बेलर जो हैं उस चीज़ के एक से ज़्यादा हों तो। Next section is section number 171, general lien of bankers, factors, wharfingers, attorneys and policy brokers. अब पहले हम लोगों ने पढ़ा था
पर्टिकुलर लियन के बारे में, उसमें सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल लियन के बारे में, इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स मे इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रेरी रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर अ जनरल balance of account any good bailed to them, but no other person have a right to retain as a security for such balance goods bailed to them unless there is an express contract to that effect। इसमें क्या बात है, अब जनरल लियन जो है उसमें मोर देन वन पर्सन होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर राइट ऑफ बेली ये होता है कि वो रिटेन करे गुड्स को, मतलब पर्टिकुलर लियन में भी राइट टू रिटेन गुड्स है, इसमें भी राइट टू रिटेन गुड्स है, लेकिन उसमें सर्विसेज इन्वॉल्व है, इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है। मतलब जिस तरह इसमें ये होता है कि अगर कोई अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह जैसे बैंक में रखते हैं, ठीक है, तो ये उसकी एक एग्जांपल में आ जाता है, जैसे पॉलिसी ब्रोकर्स वगैरह हैं, या जहाँ पर सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वो बेली जो होता है वो अपनी चीज़ को रिटेन कर सकता है। यहाँ पर भी जैसे हम लोग गिरवी रखवाते हैं किसी चीज़ को, या हम लोग बैंक में एज अ सिक्योरिटी अपनी कोई चीज़ रखवा देते हैं, कर्ज़ा ले लेते हैं हम लोग बैंक से फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी जगह पे हम लोग कोई चीज़ रखवा देते हैं वहाँ पर एज अ सिक्योरिटी, तो उसको जो है ना हम लोग इसका नाम देंगे। नेक्स्ट इज़ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, कि बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कैसे होगा, ख़त्म कब कब होगा, इसको सेक्शन नंबर 153, सेक्शन 162, 167 एंड 168 इसे डील करते हैं। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सेक्शन नंबर 153 सबसे पहले हम पढ़ेंगे, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशन। A contract of bailment is avoidable at the option of the bailor if the bailee does not act with regards to the goods bailed inconsistent with the conditions of the bailment। कि यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई हुई है कि टर्मिनेशन जो है बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की वो बेलर के ऑप्शन पे ख़त्म हो सकती है। मतलब बेलर जो है वो जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को वो है टर्मिनेट कर सकता है, और अगर जो है इस चीज़ में कोई लॉस होता है या कोई किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाता है तो बेली को या किसी को भी, तो फिर कंपनसेशन दोनों पार्टीज़ को पे करनी पड़ती है। जिसका नुकसान हुआ है दूसरी पार्टी उसको कंपनसेशन पे करेगी। इसमें एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग, बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज, दिस इज़ एट द ऑप्शन ऑफ द ए टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटियस बेलमेंट बाय डेथ, सेक्शन 162 इसे डील करता है। ग्रेचुइटियस बेलमेंट इज़ टर्मिनेटेड बाय द डेथ आइदर ऑफ द बेलर और ऑफ द बेली। अब ये ग्रेचुइटियस बेलमेंट क्या होती है, ऐसी बेलमेंट जो बग़ैर पैसों की होती है, जो ट्रस्ट पे मैटर करती है, मतलब ये मैटर ऑफ ट्रस्ट होता है, तो ऐसी बेलमेंट जो है वो ग्रेचुइटियस बेलमेंट होती है। और ये टर्मिनेट कैसे होती है, ये ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली जब या तो फिर बेलर की डेथ हो जाए या बेली की डेथ हो जाए। इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं, टू लेंड मतलब उधार लेना किसी चीज़ को, मतलब ये मैटर ऑफ ट्रस्ट होता है, किसी चीज़ से किसी से कोई उधार लेना या किसी से बोरो करना कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ द डेथ ऑफ द आइदर पार्टी अकर्ड देन द बेलमेंट विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, तो यहाँ पर बेलमेंट जो है वो तभी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 167, राइट ऑफ द थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। इफ़ अब यहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और वो ये कहता है कि वो गुड जो बेल्ड हुआ है वो उसका है, मतलब बेलर कहता है अपने आप को, कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और कहता है कि मैं बेलर हूँ, मतलब उस चीज़ की वो ओनरशिप जो है वो ख़ुद को समझ रहा होता है कि ये मेरे जो है गुड्स मेरी हैं, और बेलर को कहता है कि ये बेली को कहता है कि ये चीज़ मुझे दे दो, मतलब बाद में ज़ाहिर हो जाए बेली के ऊपर कि कोई और इसका बेलर है, तब क्या होगा इस सूरत में। If the person other than the bailor claims good bailed, he may apply to court to stop the delivery of the goods to the bailor and to decide the title of the goods। कि अगर ऐसा मामला होता है कि बेली के पास कोई और बंदा आता है थर्ड पर्सन और कहता है कि मैं बेलर हूँ और ये चीज़ मुझे दे दो, तो बेली उसको चीज़ वापस नहीं करेगा। इसके लिए जो थर्ड पर्सन जो क्लेम कर रहा है उस चीज़ के लिए वो कोर्ट में जाएगा, उसको कोर्ट में जाना चाहिए, और वो कोर्ट में जाकर इस बात के ऊपर जो है वो
सूट फाइल करेगा कि ये चीज़ मेरी है, और कोर्ट के ज़रिए ही वो उसकी डिलीवरी जो है रोक सकता है बेलर को, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 168. Right of finder of goods may sue for specific reward offered. The finder of the goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him to preserve the goods and to find out the owner, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward for the return of goods lost, the finder may sue for such reward and may retain the good until he receives it. इसका क्या मतलब है, ये अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 168 में. इसमें ये है कि फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में उन्होंने बताया है कि अगर कोई चीज़ किसी की गुम हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो किसी और को मिलती है, वो जैसे रास्ते में किसी की कोई चीज़ गिर जाती है और किसी को मिल जाती है, तो वो होता है फाइंडर ऑफ गुड्स. ठीक है, मतलब उसको वो चीज़ मिली. तो यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उसको हम नाम दे देते हैं बेली का, कि फॉर एग्जांपल वो बेली है. अब उसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो बेली होता है, क्योंकि बेलर असल मालिक तो उसका कोई और है. अब वो चीज़ जिसको मिली है वो है बेली. अब अगर कोई चीज़ किसी को मिले और वो उसकी केयर भी करे उसी तरह जैसे वो अपनी चीज़ की केयर करता है, और कोई एंगेजमेंट भी नहीं थी मतलब इस चीज़ में, या वो जो उसको चीज़ मिली है उसने उसकी केयर की है, और केयर करने के साथ साथ वो उसके ओरिजिनल ओनर को भी ढूंढता रहा है, उसे ट्रेस करता रहा है. और अगर बेलर जो है वो मिल जाता है, मतलब उसका असल ओनर उसे मिल जाता है, और अगर वो असल ओनर जो है वो उस चीज़ के लिए कहता है उसको कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड दूंगा कि तुमने मेरी चीज़ की हिफाजत की है, फिर मुझे भी ढूंढा है और मेरी चीज़ मुझे वापस कर दी है, और अगर बेली ये बात सुन लेता है, उसके कानों तक ये बात पड़ जाती है कि बेलर ने उसको रिवॉर्ड देने का कहा है, और बाद में अगर बेली वो रिवॉर्ड के बारे में उससे कहेगा कि मुझे अब जो रिवॉर्ड तुमने देना था वो मुझे दो, तो अगर बाद में उस चीज़ से बेलर मुकरता है या रिवॉर्ड बेली को नहीं देता, तो बेली अदालत में जा सकता है इस बात के लिए. ये सेक्शन नंबर 168 एक्सप्लेन करता है कि जब किसी की चीज़ किसी को मिलती है तो फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब बेली जो है उसकी टेक केयर भी करता है और उसके असल मालिक को ट्रेस भी करता है. असल मालिक मिल जाता है और असल मालिक उसको कहता है कि मैं अब आपको इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड दूंगा, और ये बात अगर बेली सुन लेता है और फिर उस चीज़ के लिए उसे डिमांड करता है कि मुझे रिवॉर्ड दो, और अगर वो बेलर रिवॉर्ड नहीं देता बेली को, तो फिर बेली जो है वो कोर्ट में जाके उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है और अपने रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर सकता है. This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.